अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ये वादे कर चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर समझे जाएं, जिसके बाद पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारी शुरू हो गई। इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान हो गया, सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, मगर इसी दौरान मुसलसल इंतखाबात में इल्तवा से मुताल्लिक कयासराइयाँ भी होती रही हैं। मगर आज अचानक इन कयासराइयों ने उस वक्त खदशात की शक्ल इख्तियार कर ली जब मुल्क के आला पार्लिमानी फोरम सेनेट में 8 फरवरी के इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के मुताबिक आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात में इल्तवा की करारदाद पेश की और जिस वक्त यह करारदाद मंजूर की गई उस वक्त सेनेट में 14 अराकीन मौजूद थे, जिनमें से 11 अराकीन ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। अहम बात यह है कि इन 11 अराकीन में काफली के रहनुमा कामिल अली आगा भी शामिल थे, जो तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के करीबी हैं, जबकि बाकी 3 में से एक रुकन ने इस करारदाद की मुखालफत की है और 2 अराकीन ने इस पर खामोशी इख्तियार की है। यानी नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की है, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बेरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद पर खामोशी इख्तियार की है। आज अचानक यह करारदाद कैसे मंजर आम पर आई और कैसे पेश हुई, इस हवाले से भी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर, जो उस वक्त सेनेट में ही मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि वो नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह, पीपल्स पार्टी के बेरामन तंगी और करारदाद की हिमायत करने वाले सेनेटर्स के साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दफ्तर में बैठे हुए थे और करारदाद पेश होने से 45 मिनट पहले तक किसी को भी पता तक नहीं था कि करारदाद आने वाली है। और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सेनेटर्स इंतखाबी तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे। तकरीबन तमाम सेनेटर्स इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बहुत पुरजोश थे। हामिद मीर के मुताबिक खुद चेयरमैन सेनेट ने उन्हें बताया कि उनकी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की 35 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, बल्कि वो इन नशिस्तों की सूरत हाल भी बता रहे थे। बिल्कुल ऐसा शायबा तक नहीं था कि यही लोग थोड़ी देर बाद जाकर इंतखाबात में इल्तवा की करारदाद मंजूर करेंगे। इस दौरान चेयरमैन सेनेट अचानक उठकर ऐवान में चले गए और फिर उनके दफ्तर में मौजूद सेनेटर्स भी ऐवान में चले गए और फिर आनन फानन सेनेट में करारदाद पेश हुई और मंजूर भी हो गई। यानी हामिद मीर साहब, जो खुद सेनेट में मौजूद थे और उन अराकीन के साथ मौजूद थे जिन्होंने बाद में यह करारदाद मंजूर की, और उनके मुताबिक चेयरमैन सेनेट समेत इन तमाम अराकीन को 45 मिनट पहले तक करारदाद का पता ही नहीं था, बल्कि ये तमाम अफराद इंतखाबात की तैयारियों की बात कर रहे थे। आम बात यह है कि सेनेट में जुमे की नमाज के बाद आज गैर मामूली सेशन हुआ। रूल्स मुअत्तल करके चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर दिलावर खान की पहले करारदाद पेश करने की तहरीक मंजूर की और फिर उन्हें करारदाद पेश करने की इजाज़त भी दी। और दिलचस्प बात यह है कि करारदाद पेश करने से पहले ही सेनेट में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से खदशात का इजहार किया गया और इन खदशात के पेश नज़र अचानक सेनेटर दिलावर खान ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद पेश कर दी। मगर करारदाद पेश करते वक्त सेनेटर दिलावर खान इसे बिल करार देते रहे। फिर निशानदही पर उन्होंने अपनी गलती दुरुस्त की, लेकिन करारदाद पढ़ते हुए उन्होंने एक और गलती कर दी, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक जो करारदाद पेश की गई थी उसमें 8 नवंबर 2024 के इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी गई थी। इस पर चेयरमैन सेनेट ने उनसे कहा कि इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी है। साथ ही उन्होंने सेनेटर दिलावर खान पर तंज किया कि आप कागज़ जेब में रखते हैं, जब चाहते हैं पेश कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सेनेटर साहिबान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ। मैंने एक बिल सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। और किस चीज़ का बिल? दिलावर खान साहब, किस चीज़ का बिल दिया है? ये जो जिस पर ये बात और डिस्कशन हो रही है, इस हवाले से मैंने बिल सेक्रेटरीट को भी दिया है। नहीं, कब दिया है? रिजोल्यूशन सर, रिजोल्यूशन मैं पेश करना चाहता हूँ। नहीं, तो उसके लिए तुम मुझे रूल सस्पेंड कैसे बताएं? सेक्रेटरीट में कब दिया है? आप पुट करें जी मोशन इज कैरिड। रेजोल्यूशन पुट करें जी हाउस में। द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द 8 नवंबर 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all area। डेट चेक करें जी। 8 जी मैं देता हूँ। 8 फरवरी। 8 फरवरी। Is it opposed? Okay जी। Now let me put the resolution before the house. Those who are in favor of the resolution में से aye. Those against the resolution में से no. Let me put it again. Those who are in favor of the resolution में से aye. Those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. Correction कर दें जी 8 फरवरी। जी ऑनरेबल सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। दिलावर खान साहब, आप कागज जेब में रखते हैं, जब चाहें पेश कर देते हैं।
करारदाद मंजूर होने के बाद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालफत में दलाइल दिए और इस दौरान बूट पॉलिश करने की बहस भी शुरू हो गई। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और गुलिस्तान अवामी पार्टी की सेनेटर समीना मुमताज एक दूसरे को बूट पॉलिश के ताने भी देते रहे। आप इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो, तो फिर खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, वरना इलेक्शन नहीं होगा। ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना, अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि बूट पॉलिश हो रही है। प्लीज अपनी बात करें, बूट पॉलिश ना करें। आई लव दिस सर, बूट पॉलिशर हम हो जाते हैं, खुद अपने आप को नहीं देखते, जो बूट खुद पॉलिश कर करके फिर गन फैला के फिर बूट पॉलिश करते हैं। इट जस्ट सर्व्स देम देयर ओन पर्पस। हाउ कैन यू टॉक टू योर ओन कॉलीग लाइक दिस कि यू आर, नहीं नहीं प्लीज छोड़ें ये बात, नहीं। हाउ डेयर यू say that we are boot polishers, we respect our army. नहीं, how dare, जब तक हम आपके साथ खड़े थे तो the boot was fine. अहम बात यह है कि जब पहली दफ़ा करारदाद मंजूर की गई थी तो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ऐवान में मौजूद नहीं थे, मगर जब वो आए तो चेयरमैन सेनेट ने उसे सवाल किया कि करारदाद की मुखालफत करते हैं या हिमायत करते हैं, तो उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने करारदाद पर फिर से वोटिंग भी कराई। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपने नहीं, दिलावर खान साहब ने एक रेजोल्यूशन मूव किया हाउस में, जिसका हाउस ने इजाज़त दे दिया, तो आप चूंकि मिनिस्टर, मैं पूछूं अपोज तो नहीं करेंगे? फिर से मैं जी अपोज करेंगे। अपोज करेंगे? जी जी। आई नो पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस, दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आई, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed. लेकिन जी फिर से मैंने कहा मिनिस्टर साहब भी हों, मैंने इसलिए फिर से हाउस से पुट किया। अहम बात यह है कि सेनेट में मौजूद पीपल्स पार्टी के रुकन बहरामन तंगी पर सवालात उठ रहे थे कि उन्होंने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाजे किया कि बहरामन तंगी ने पार्टी को बताया है कि उन्होंने करारदाद की मुखालफत की है। उन्होंने मजीद कहा कि सेनेटर बहरामन तंगी की मुखालफत वाजे होनी चाहिए थी। सेनेट की कार्रवाई के क्लिप्स देखकर पार्टी उनसे वजाहत मांगेगी। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है, उन्होंने हमारे उस पर कहा है कि मैंने मुखालफत की। अब जो भी सिचुएशन है उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी तो शायद होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा है तो फिर हम उनको, जाहिर है सुबह पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। फिर कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी ने बहरामन तंगी को इस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक आपने पार्टी लीडरशिप की हिदायत और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह करें कि क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और उसकी हिमायत के हक़ में तकरीर की। आपको मालूम है कि पार्टी की ये पुख्ता राय है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई तारीख पर होने चाहिए, और आपने एक ऐसी करारदाद की हिमायत की है जो पार्टी पॉलिसी और हिदायत के बरखिलाफ है, और आपने पार्टी पॉलिसी और हिदायत की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए एक हफ्ते के अंदर वजाहत दें कि ऐसा करने पर आपके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई क्यों ना की जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इस वक्त लीड करने वाले बैरिस्टर गौहर खान ने इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मजम्मत की है और कहा है कि सेनेट के जरिए आम इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। गौहर खान के मुताबिक चंद अनासिर ने इंतखाबात के इल्तवा की मावरा दस्तूर करारदाद की मंजूरी से ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया है। 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि करारदाद की मंजूरी अदालत उज़्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट करारदाद का नोटिस लेते हुए इंतखाबात को इल्तवा का शिकार करने की कोशिशों के तदारुक का इक़दाम करे। तहरीक इंसाफ इस करारदाद की अवामी सतह पर मजम्मत तो कर रही है, मगर खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद पर वोटिंग के दौरान खामोशी इख्तियार की थी, जबकि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के करीबी और काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने करारदाद की हिमायत की थी। अहम बात यह है कि सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल, सर्द मौसम और कोविड का सहारा लिया गया है, मगर जहाँ तक बात सिक्योरिटी सूरत हाल की है तो पाकिस्तान में इससे बदतर सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है। पाकिस्तान में 2008 और 2013 में जो इंतखाबात हुए वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से बदतर हालात में हुए थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का सहारा लेकर इलेक्शन से फरार हासिल करने की कौन और क्यों कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने अपने अदाद शुमार जारी किए और 2022 के मुकाबले में 2013 और
2008 में होने वाले दहशतगर्दी का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल 2018 की सूरत हाल से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज 2008 और 2013 से ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में इलेक्शन 18 फरवरी को हुए और सिक्योरिटी सूरत हाल उस वक्त बहुत ख़राब थी। इंतखाबात से 2 महीने पहले ही बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। अक्टूबर 2007 में पीपल्स पार्टी के जलसे में धमाके से 180 से ज़ायद लोग मारे गए थे। 2007 में ही लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी 2007 के आम इंतखाबात से 2 माह पहले वजूद में आई थी। और डेटा से पता लगता है कि 2013 में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2013 के इलेक्शन अमल के दौरान 59 हमले किए और ये हमले उम्मीदवारों, इंतखाबी दफातर, रैलियों, अवामी इजलास और पोलिंग स्टेशन पर किए गए, जिसमें 119 लोग मारे गए थे। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद उम्मीदवार 2013 के इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। इसके अलावा इंतखाबात में ताख़ीर की एक वजह सर्दी का मौसम बताई जा रही है, मगर पाकिस्तान में अब तक 3 इंतखाबात फरवरी के महीने में हो चुके हैं। 1985 में पाकिस्तान में 25 फरवरी को इंतखाबात हुए, 1997 में इंतखाबात फरवरी में हुए। इसके अलावा 2008 में जब दहशतगर्दी के वाक़यात उरूज पर थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया था, तो उस वक्त भी 18 फरवरी को इंतखाबात हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में मुतअद्दिद दफ़ा अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी इंतखाबात हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर कोदा बाबर साहब, इसके अलावा सेनेटर बहराम खान तंगी साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, जो सवाल उठ रहा है ज़रा, आपने मुखालफत भी की और आपने उसके खिलाफ तकरीर भी की, मगर कोरम की निशानदेही आपने भी नहीं की। सिर्फ 14 सेनेटर थे, क्यों नहीं की? सवाल है आपका? जी, मैं अफनान साहब से सवाल कर रहा हूँ कि मेरे जो सच बात है वो ये है कि क्योंकि मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह की कोई रेजोल्यूशन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगी, और फिर मैंने अपनी स्पीच भी कंपोज करनी थी और जवाब देना था, तो मैं जो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट मुझे जो है वो ये मेरे जहन में आइडिया ही नहीं आया कोरम वाला, वरना शायद मैं अपनी तकरीर करके जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर देता। और क्या बाकी जो, क्योंकि ज़रा टाइम पूरा लगा, फिर दोबारा मुर्जा सोलंकी साहब आए, उनसे उनके होते हुए दोबारा रेजोल्यूशन पास कराई गई, तो क्या आपके बाकी सेनेटर्स मौजूद नहीं थे कि आप उन्हें बुला लेते? नहीं, हाँ, उस वक्त जो है हाउस में मैं अकेला ही था और कोई नहीं था। और नॉर्मली क्योंकि होता ये है कि जुम्मे के दिन जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद हाउस बिजनेस नहीं होता, ये बड़ा रेयर है। पिछले 3 साल में शायद 2-3 दफ़ा ही हुआ है ये। तो ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर सेनेटर प्लान करते हैं कि उन्होंने वीकेंड घर पे गुजारना है, तो वो फिर चले जाते हैं। 3, 4, 5 बजे उनकी फ़्लाइट्स होती हैं। तो ये वैसे ही एक रेयर इवेंट था, तो ये भी एक वजह थी कि बहुत सारे लोग वहाँ नहीं थे। और क्या आपके अलावा किसी और ने ना कहा या सिर्फ आप ही थे? क्योंकि वहाँ पर PTI के सेनेटर सिंह साहब मौजूद थे, इसके अलावा सेनेटर बहराम तंगी साहब मौजूद थे, क्या इन्होंने भी ना कहा या आपने अकेले ही नहीं कहा? देखिए, मुझे जो है वो मुझे तो नहीं आवाज़ आई किसी की, मुझे तो ये जो है वो मुझे तो यही, लेकिन सेनेटर बहराम तंगी ने बाद में कहा था कि इन्होंने कहा है, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई थी। तंगी साहब, आपने अपनी पार्टी को भी ये कहा कि जी मैंने हाँ कहा है, मैंने ना कहा है, मगर आपकी पार्टी ने नहीं माना, आपको शो कॉज नोटिस जारी किया। वहाँ पे वो जो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं सुना। इसके अलावा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब जिन्होंने ना कहा, उन्होंने भी नहीं सुना। तो आपने वाकई खामोशी तो नहीं इख्तियार की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खानज़ादा साहब, जहाँ तक ना अगर मैं कहता हूँ फिर कौन ना करते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, ये तो खैर अफनान साहब ने कहा कि मैंने नहीं सुना है, लेकिन अफनान साहब आगे बैठे थे, उसने भी ना कहा है, मैंने तो इसका ना सुना है। लेकिन पीछे हम 2 बैठे थे, PTI के गुरदीप सिंह और मैं, हमने 1 दफा नहीं 2 दफा सेनेट चेयरमैन ने पूछा और हमने 2 दफा नो कहा है, इसलिए कि मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। सेनेटर मेरा भी मौक़िफ़ है कि फरवरी को इलेक्शन हो जाए। मगर फिर आपने अपनी पार्टी को बता दिया था, उसके बाद शेरी रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने बता दिया है कि आपने ना कहा है, उसके बावजूद पार्टी ने आपको शो कॉज नोटिस जारी किया, तो पार्टी ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया है? पार्टी ने 2 बातें लिखी हैं और ये अच्छी बात है कि अपने मेंबर से वो पूछ ले। उसमें 2 बातें लिखी हैं कि आपने रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया और दूसरी बात लिखी है कि आपने दिलावर खान की रिजोल्यूशन के हक में तकरीर की। ये दोनों गलत है, इसलिए कि मैंने जो तकरीर की है वो मैंने रिजोल्यूशन से पहले की। जो मेरे कुछ इश्यूज थे, मुझे मुख्तलिफ मुल्क, कुछ बाहर ममालिक से धमकियां मिल रही थी 3 तारीख की तकरीर की वजह से, वो मैंने एक्सप्लेन
कि मैंने मगर आपने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की ना, और सिक्योरिटी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर एक रेजोल्यूशन आई ना। रिजोल्यूशन तो उसने किसी से डिस्कस नहीं किया था, ना हमें पता था कि रिजोल्यूशन आ रहा है। लेकिन खानजादा साहब, मेरी जो स्पीच थी इस रिजोल्यूशन से हट के मैंने जो स्पीच किया वो रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा था कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम पॉलिटिशियन, जनरल मासेस, मीडिया मिलके ऐसा माहौल बना दे ताकि हम और शहादतें न उठाएं। मगर सेनेटर अफनानुल्लाह ने जब तकरीर की रेजोल्यूशन के खिलाफ और भरपूर तकरीर की, तो आप भी कर देते, आपने क्यों नहीं की? इसलिए कि उसकी तकरीर के बाद चेयरमैन सीनेट ने इलेक्शन वोटिंग की तरफ गया और उसने वहां पर टेबल किया यस नो के। तो जब वहां पे 14-12 सीनेटर बैठे थे, हमने 3 सीनेटर बैठे थे, जब रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसके बाद तकरीर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, दो बातें हैं। एक ये है कि मैंने सपोर्ट नहीं किया है, मैंने नो किया है, और मेरे नो से उसकी मेजॉरिटी को मैंने कम कर सकता था, मैंने मना कर सकता था। दूसरी बात यह है कि मेरी जो स्पीच है वो रिजोल्यूशन से पहले है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो रेजोल्यूशन से आपने पहले ही स्पीच की थी, ना के बाद में की थी। मगर आपकी पार्टी का जो शो कॉज नोटिस है वो कहता है कि आपने इसके हक में ही की थी क्योंकि सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया। सेनेटर खोदा बाबर साहब, जो हकाइक सामने रखे जाएं तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो 2008 में 2013 में ज़्यादा थे आज के मुकाबले में। ना सिर्फ वाक़यात की तादाद बल्कि वाक़यात की नोयत भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शहीद होना, लाल मस्जिद जैसे ऑपरेशन होना, ये सारे वाक़यात हो रहे थे। बहुत सारी जमातों तो कैंपेन नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। फिर सर्दी की बात की जाए तो पाकिस्तान में पिछले 3 इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान की तारीख में वो फरवरी के महीने में हो चुके हैं। तो ये खामखा की अचानक वजह बनाई गई है या वजह आपको बताई गई है और आप लोगों ने बनाई है? देखिए, वजह तो सीधी सी बात है। अब आप खुद कह रहे हैं, क्या हम लोग हमेशा से अपने बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी कुर्बानी देते रहे? या आप चाहते हैं या कोई भी पाकिस्तान का बंदा चाहता हो खुदा न खास्ता कि हम किसी लीडरशिप की कुर्बानी के बाद जाकर बोलें जी इस दफा भी हमारे पास 14 आ गए हैं? हमने तो जो बात की है, हमने वो बात इस तरह से की है कि आप लोग इसकी तैयारी करें। आज तो इनके अलावा ये जो बात कर रहे हैं अफनानुल्लाह साहब, इनके साथ साथ सोलंकी साहब भी वहाँ मौजूद थे जो पार्लिमानी मिनिस्टर हैं निगरान, उन्होंने भी मुखालफत की थी। तो हमने उनसे यही डिमांड किया था, आए ना हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। हमने कब मना किया? आप हमारे लोग जितने भी हैं वहाँ पे मौसमियात की तब्दीली की वजह से, जो सर्दी की वजह से माइग्रेट कर चुके हैं, जब वोटर ही नहीं है वहाँ पर वोटर कौन लेकर आएगा? उनको गैस दें, आप चीजें प्रोवाइड करें, उसके बाद आप इलेक्शन करा दें। हमने इलेक्शन की मुखालफत कभी नहीं की और ना ही अभी हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको वाकई में इस मुल्क की खिदमत करने के लिए इलेक्शन कराने ना। अगर आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और उस तारीख को दिखाने के लिए कि इस तारीख में इलेक्शन होना जरूरी है तो फिर पंजाब में करा देते। मगर जब आप स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो जब स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो बलूचिस्तान में तो 5 साल हुकूमती बलूचिस्तान अवामी पार्टी की थी। अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर मरकज में थे जो रिजाइन करके इलेक्शन लड़ने के लिए गए हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे बरी जिम्मा है अगर ऐसी सूरत हाल आपको नजर आ रही? बिल्कुल बड़ी जिम्मा नहीं है। हम बिल्कुल कहते हैं हम बहुत सारी जगहों पे कसूरवार हैं। क्या हम अपने रिसोर्सेज से रॉ का मुकाबला नहीं कर रहे वहाँ पे बलूचिस्तान में बैठ के? क्या हम लोग बाकी पॉलिटिकल जो बाकी गैर मुल्की हमारे पास दहशतगर्दी अनासर हैं जो मौजूद हैं वहाँ पर, उनका मुकाबला नहीं? क्या हम तालिबान का मुकाबला नहीं कर रहे? कहती कि और बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं जितनी हमारे रिसोर्स। उसके बाद तो आप तो ये भी फिर कह सकते हैं कि देखें जी हमारा तो फौज भी कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले एक्चुअली ये तो आप कह रहे हैं कि आपको फौज पर भरोसा नहीं है कि वो इलेक्शन करा सकती है और मुल्क की सिक्योरिटी संभाल सकती है। ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन, तो आप नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। यही चीज हम अपनी हुकूमत से मांगते हैं, वो हुकूमत गारंटी दे, ना कि थ्रेट लेटर दे। देखें, आपको भी पता है ये थ्रेट लेटर इशूज किए जा रहे हैं, ये पे हर जगह पे बताया जाता है। हमने सिराज हमारा रईसानी साहब शहीद हुआ, हमारा जहरी साहब जो अभी आज पीपल्स पार्टी में उनके बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया। बलूचिस्तान में कितने शोधा हमने। जहरी साहब के बच्चे कब शहीद हुए थे? कब शहीद हुए थे जहरी साहब के बच्चे? ये 2018 में इलेक्शन में, और 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन हुआ ना, उसके बाद हमने अभी आप देखें बलूचिस्तान इलेक्शन हुआ और उसके बाद आपने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई ना गोदा बाबर साहब। इलेक्शन हुआ और आपने हुकूमत बनाई ना बलूचिस्तान में। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं 2008 से लेकर 2023 तक कौन सा ऐसा एक साल था जिसमें आपके ख्याल में इलेक्शन हो सकते थे?
हम ये नहीं कहते इलेक्शन, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए, हम कहते हैं इलेक्शन कराएं। हमने यही डिमांड किया, इलेक्शन कराओ तो हमारी हिफाजत का भी जिम्मेदारी पकड़ो, हमारे लिए बंदोबस्त भी करो वहां पर, हमारे लिए ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी बैठी हुई हैं वो खुद शहीद हो रहे हैं, वो हमें बचाएं, खुद अपने आप को बचाएं। मतलब आप बहुत मेजर नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती हैं इलेक्शन कराने के लिए। हालांकि 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन हुए हैं, आप जितने वाकयात बता रहे हैं वो 2018 से पहले के थे, उसके बाद इलेक्शन हुए, आपने 5 साल की हुकूमत बनाई है। हमने 5 साल की हुकूमत बनाई, उस 5 साल में हमने क्या कोया आपने देखा नहीं है बलूचिस्तान में क्या हालात हुए साजिद भाई। अब ये बात सारी तो आप अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने हुकूमत ठीक नहीं की और बलूचिस्तान के ज्यादा हालात खराब कर दिए और फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं ये आप कहते हैं कि जो एक्सटर्नल जो बलूचिस्तान में एक्सटर्नल जो मुदाखलत होती है उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिर्फ एक है जो नाकामयाब हुई है, तो आप मुझे बताएं फिर आप तो पूरी रियासत की बात करेंगे। 2008 नाकाम हुई, ऐसा नहीं है। ये आपके अल्फाज हैं, ये आपके अल्फाज हैं कि आपको लग रहा है कि रियासत नाकाम हो गई है और रियासत इलेक्शन नहीं करा सकती है, बैरूनी मुदाखलत इतनी हो गई है, तो आपके अल्फाज हैं। आप लोग रेजोल्यूशन लेके आए हैं, हम रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, हम ये बात क्लियरली कह रहे हैं कि हमें हमारे हिफाजत के लिए हुकूमत तदाबीर करे, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। बिल्कुल आपकी पार्टी के ही तो वजीर आजम इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म। ये देखें, ये इंडिविजुअल्स को लेकर एक तो अजीब सी बात हो गई है पाकिस्तान में आजकल। वो कोई तकरीर जलसा जुलूस करता है तो कहा जाता है कि अभी बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस है। सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, स्पेसिफिक आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, आपकी पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर थे जो अभी रिजाइन करके गए हैं केयरटेकर सेटअप में, और आपकी पार्टी की 5 साल हुकूमत थी। स्पेसिफिक आपकी सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही। 5 साल की हुकूमत में हम आपको ये कह रहे हैं जितनी हमारी रिसोर्सेज की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अब हम ये महसूस करते हैं, देखिए हम हुकूमत में रहे ना, बतौले आपके, आप सही कह रहे हो कि हमारी हुकूमत थी, हम हुकूमत में रहे तो हम तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अंदर के हालात कैसे हैं। अफनानुल्लाह साहब, आप बताइएगा, जब वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का मसला है, अंदर के हालात हमें पता है, इलेक्शन इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि दुनिया के अंदर इलेक्शन तब भी हुए हैं जब बड़ी बड़ी जंगें चल रही थी। आप ये देखें, वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने अपनी तकरीर में भी वाली बात की कि तकरीबन 5 करोड़ 77 लाख लोग जो है उनका कत्ल हुआ। उसके बावजूद अमेरिका में 1940 और 1944 में इलेक्शन हुए, और बरतानिया में 1940 और 1945 में इलेक्शन हुए। इसके अलावा और बहुत सारे मुल्कों में हुए। फिर हमारे इधर करीब ममालिक ऐसे हैं, जंग चल रही थी, एक हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला, मिसाइल मारा, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन शहीद हो गए, उसके बावजूद फ़ौरन उन्होंने इलेक्शन कराया। तो ये तो कोई बात ना हुई कि आप कहें कि जी हम इलेक्शन, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात इतने अच्छे नहीं है। इस तरह तो फिर हमारे मुल्क में आज जिस तरह का मामला हैं, तारीख अगर हमारी उठाई जाए, कोई 1-2 मामला हो और आप कह दें कि इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम ये भी पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है कोई ऑप्शनल चीज़ है, कि अगर हमारा मूड होगा, अगर वेदर ठीक होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, सिक्योरिटी हमारे हिसाब से होगी, हर चीज़ हम जीत रहे होंगे, तो फिर हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन का टाइम होता है, वो टाइम आ गया, बल्कि डिले हो गया। सर साहब, ये बताएगा कि आपने तो ज़ाहिर है आपने तो फौरन मुखालफत भी कर दी और तकरीर भी कर दी, मगर क्या आपकी पार्टी कंफ्यूज थी कि 8:30 बजे जाके आपकी सेक्रेटरी इतलात ने, वैसे तो आपकी पार्टी लेट ही है, मुख्तलिफ मामलात में जाके कहा है कि जी हमें 2 टोक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को ही आम इंतखाबात हों। आपको इतनी देर में बताया था पार्टी ने कि आपने अच्छा किया कि ये तकरीर किया? पार्टी कंफ्यूज नहीं थी 8:30 बजे जाके आके ये मरियम औरंगजेब साहब ने ट्वीट किया है? जी अफनान साहब, मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, थोड़ा ज़रा। आपने तो फौरी तौर पर मुखालफत कर दी, तकरीर भी कर दी, सब कर दिया, मगर आपकी पार्टी ने कोई 8:30 बजे जाके मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया है कि जी पार्टी का 2 टोक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को ही आम इंतखाबात होंगे। तो पार्टी ने पहले आपको बताया था, नहीं बताया था इतनी देर में 8:30 बजे तक कि आपने जो किया अच्छा ही किया, या पार्टी कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि पता नहीं अफनान ने अच्छा किया या बुरा कर दिया? नहीं, मैंने तो देखिए, पार्टी पॉलिसी हमारी ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो जब मैं सेनेट में बैठा हूँ और कोई करारदाद आएगी 8 फरवरी के खिलाफ, तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। तो हमारी पॉलिसी उस करारदाद के आने तक अगर आप देखें तो वो क्या थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो ये तो तसलसल है उस पॉलिसी का। मैंने जो है वो ज़ाहिर है वो जो चेन ऑफ कमांड है उसके तहत मैं भी उसी के तहत ही चलता हूँ। तो इसके अंदर ये पार्टी अलाइंड है इस पर। और तंगी साहब, आप बताइएगा, आप पार्टी के साथ ही खड़े हैं और ये मुतालबा करते हैं कि ये जो मौसम की बात की जा रही है, हालात की बात की जा रही है, जो भी है, इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए?
शाहजेब साहब, बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 44 इयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। 1980 से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू की है इसी पार्टी में। और अगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके लिए पीपल्स पार्टी की भरपूर तैयारी भी है। और मैं समझता हूं, जो मेरे चेयरमैन भी कह रहे, हम भी कह रहे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो इलेक्टेड बॉडी सामने आकर पाकिस्तान को मुश्किलात से मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ था और मेरा मौक़िफ़ रहेगा कि 8 फरवरी पे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। आज असल में क्या हुआ था, क्या पस मंजर है, क्या हो रहा था। नौशीन यूसुफ, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद होंगी, जो आज सेनेट में मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद आज जो कुछ सेनेट में हुआ वो अचानक हुआ या इसके पीछे पूरी एक कहानी है। आज सेनेट में मौजूद और कवर करने वाली नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन यूसुफ, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आप सेनेट को कवर करती हैं, ये सब आपके लिए भी एज अ रिपोर्टर सरप्राइजिंग था जो हुआ, कैसे हुआ, क्या समझ में आया वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों को? बिल्कुल शाहजेब, अगर आप थोड़े से माजी में जाएं तो आपको याद पड़ेगा कि एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस पर भी सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई थी और इसी तरह सेनेट के आखिरी लम्हात में वो करारदाद पेश हुई थी और उसे मंजूर कर लिया गया था। इतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल बनी थी और वो करारदाद भी जब वो सेनेटर दिलावर खान ने ही सेनेट में इंट्रोड्यूस कराई थी। अच्छा, अब इसी तरह से आज सेनेट का इजलास एक बड़ा गैर मामूली इसलिए था कि जुमे के दिन, जुमे की नमाज के वक्त सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन आज सेनेट का इजलास जब बिल्कुल आखिरी लम्हात थे तो सेनेटर फौजिया ने जब बात करने की कोशिश की तो चेयरमैन सेनेट ने कहा नहीं, अब बाकी बातें हम जुमे के बाद होंगी। उन्होंने फ़ौरन उनकी बात काट के जुमे के बाद के लिए सेनेट का इजलास जो है मुलतवी कर दिया। उस वक्त ये होता है मोस्टली कि जो सेनेट से मोस्टली लोग होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, वो अपने अपने इलाकों को निकल जाते हैं। अब जब सेनेट का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुत कम लोग थे और उसमें जब ये करारदाद आई तो अचानक से आपने जैसे देखा, चेयरमैन साहब ने कहा जेबों से पर्चियाँ निकाल लेते हैं, वो पहले उसको बिल कह रहे थे, फिर करारदाद। तो हमारे कुछ ज़राए ने हमें बताया कि इस करारदाद का सिर्फ चंद लोगों को इल्म था कि आज इस सेनेट में करारदाद जो है वो लाई जा रही है और जो मेंबर्स थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी और कुछ और दीगर अरकान जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि आज इतनी इंपॉर्टेंट कोई करारदाद मंजूर कराई जा रही है। हमें सिर्फ कहा गया था कि आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कीजिएगा। फिर इस तरह आज सेनेट के अंदर जब ये करारदाद पेश हुई तो आप देखें शाहजेब, इस करारदाद को पेश करके जो मंजूरी के अलावा जब इस पर वोटिंग हो रही थी तो सिर्फ जो डॉक्टर अफनानुल्लाह थे वो खड़े हो गए, उन्होंने इसकी मुखालफत में दी, वोट भी दिया। 2 बार वोटिंग हुई लेकिन जो राय शुमारी करवाई और मुर्तज़ा सुलंगी आए तो दोबारा से भी चेयरमैन सेनेट ने उस पर वोटिंग करवा ली। लेकिन जो आवाज़ नो की वक्त आती थी वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अफनानुल्लाह की ही आई। और फिर कुछ ज़राए ने यह भी कहा कि जो बाकी 2 सेनेटर्स थे, जो पीटीआई और बहरमन तंगी जो थे, वो इस दौरान खामोश रहे, उनकी तरफ से हाँ या ना की आवाज़ें नहीं आई। अब दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिस टाइम ये करारदाद मंजूर हुई तो इसके बाद इसकी हिमायत में भी बातें हुई जो ज़्यादा थी। अफनानुल्लाह से वाहिद थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की। तो पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे बहरमन खान तंगी, उन्होंने इस जो करारदाद है इसके ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ नहीं बोली। जब ये करारदाद मंजूर हुई तो आप देखें 45 मिनट का तकरीबन टाइम है जिसके बाद यहाँ पर डिबेट्स होती रहीं। इस दौरान अगर इस्लामाबाद में भी कोई सेनेटर्स मौजूद थे जो मुखालिफ पार्टी के थे, जैसे कि कायदे इख्तिलाफ भी आज सेनेट से मिसिंग थे जब करारदाद मंजूर हुई और कायदे ऐवान यानी कि साक डार साहब भी आज ऐवान में नहीं थे, डॉक्टर शहजाद वसीम भी नहीं थे जिस टाइम यह करारदाद मंजूर हो रही थी। तो अगर 45 इतना टाइम था जब डिबेट हो रही थी सेनेट में और पूरे मुल्क में एक शोर शराबा मच चुका था, तो बहुत सारे सेनेटर्स ऐसे थे जो बहुत करीब थे और वो आ सकते थे इजलास के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस से वापस आ सकते थे। और शायद बाप पार्टी जो है जिसके बहुत थोड़े अरकान थे, फाटा के थोड़े अरकान थे जो प्रेजेंट भी थे, उनको ये शिकस्त भी दी जा सकती थी। इतनी बार टेबल किया था डिबेट के लिए तो एक और दफ़ा वोटिंग के लिए इसको पेश कर दिया जाता। लेकिन हमने देखा कि एक कमेटी का इजलास भी हो रहा था और उसमें कुछ मेंबर्स मौजूद थे लेकिन वो भी नहीं आए। जब इजलास ख़त्म हो गया तो फिर हमने देखा कि आए, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन ओवरऑल तौर पर जो शाहजेब जो नज़र आया कि सेनेट के अंदर पहले भी इस तरह से हमने देखा है करारदादें मंजूर की गई हैं और बिल्कुल ही उसी तरीके से क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है और अब सेनेट में हाईएस्ट फोरम देखें सिर्फ 14 लोग थे। सेनेट में गो के कहते हैं कि सेनेट में करारदादें अक्सर औकात मंजूर हो जाती हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं होती। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जिस टाइम सेनेट ने ये करारदाद मंजूर की उसके चंद घंटों बाद सेनेट का जो नोटिफिकेशन था और जो उन्होंने पार्लियामेंट्री
अफेयर्स को लिखा है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमें 2 मंथ्स के अंदर, वैसे 2 मंथ्स का उन्होंने टाइम दे दिया उसके अंदर, लेकिन उन्होंने उसको एड्रेस कर दिया सदर, पीएम ऑफिस को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, मुतलका जैसे कि डिपार्टमेंट से उन सबको एड्रेस भी कर दिया, उनको भी सीसी करके उन्होंने ये नोटिफिकेशन भिजवा दिया। यानी कि सेनेट ने इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर अब मुकम्मल किया है और इसको जो है डिस्पैच किया है, भिजवा भी दिया है। और सेनेट की तरफ से इस करारदाद ने काफ़ी सारा जो सवाल उठाए, उन पर एक और सवाल ये उठाया कि कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने इस बिल की इस करारदाद की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने कोरम की निशानदेही नहीं की। और दूसरा, जो ऐवान के करीब अरकान मौजूद थे वो ऐवान में आ सकते थे और इस करारदाद को रोका जा सकता था। बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान मुसलसल अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में मजमून के जरिए एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका से लड़ाई, शेर अफजल मरवत के जरिए चीफ जस्टिस से लड़ाई और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन को धमकी। इमरान खान की पार्टी किसी से भी लड़ाई ना होने का बयानिया जितना चाहे दोहराए, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान का बैक वक्त सबसे लड़ाई का उसूल या मसला अब भी बरकरार है। इमरान खान ने पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, फिर यू टर्न लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर अब जेल से एक आर्टिकल लिखकर एक बार फिर अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया है, मगर इसकी वजह बदल दी है। नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी को उस वक्त के चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल इस्टेब्लिशमेंट कोई झगड़ा नहीं। पहले दिन से पीटीआई कहती चली गई है और पीटीआई ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फ़ौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। लेकिन 4 जनवरी को यानी कल द इकोनॉमिस्ट में खुद इमरान खान का एक मजमून शाया हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंतखाबात हों या ना हों, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़े का खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और सिविल ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, किसी भी तरह की फील्ड देने के लिए तैयार नहीं है। 28 दिसंबर को खदीजा शाह की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के हामी ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर समेत दीगर अमरीकी हुक्काम और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया गया। और ऐसा करने वालों में तहरीक इंसाफ के हामी सलमान अहमद और अमरीका में मकीम डॉक्टर आसिफ महमूद पेश थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने अमरीका के खिलाफ एक नया मुहाज खोल दिया है और अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देने को इक़्तिदार से अपनी बेदखली की वजह करार दे दिया है। इससे पहले इमरान खान ये कहते रहे हैं कि दौरा रूस की वजह से अमेरिका मुझसे नाराज़ हो गया था। उन्होंने बाकायदा फ़ौजी अड्डे ना देने को अपनी हुकूमत जाने की वजह करार देते हुए दौरा रूस का जिक्र भी नहीं किया है। इमरान खान ने अपने मजमून में लिखा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव पर हमारी हुकूमत को बरतरफ करने का काम किया, क्योंकि अमेरिका एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे अज़म और अपनी मुसल्लह अफवाज को अड्डे फराहम करने से मेरे इनकार पर मुश्तइल हो रहा था। मेरा जहन वाज़ेह था कि हम सबके दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। मैं इस नतीजे पर यूँ ही नहीं पहुँच गया था। इस ख्याल की तश्कील पाकिस्तान को अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करने से होने वाले भारी नुकसानात से हुई थी, जिसमें कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई। अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा तहरीक इंसाफ ने एक और मुहाज भी खोल रखा है। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुसलसल अदालतों से रुजू भी कर रही है, अदालतों से मुसलसल रिलीफ भी हासिल कर रही है, मगर फिर भी अदालतों पर तनकीद भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद का इजहार किया, जबकि मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर गुज़िश्ता रोज़ सख्त तनकीद भी की। यानी तहरीक इंसाफ रिलीफ के लिए अदालतों से रुजू भी कर रही है और अदालतों से रिलीफ हासिल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सफ़ों से अदलिया पर तनकीद भी की जा रही है। और चीफ जस्टिस से उम्मीद और चीफ जस्टिस पर तनकीद दोनों ही काम इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका नाम लेकर हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ एक गलीज मुहिम भी चला रहे हैं और इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात भी देखने में आ रहे हैं। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मुझे 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कराएगी। और फिर कल शेर अफजल मरवत की चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर तनकीद के बाद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वजाहत आ गई, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जारी करदा बयानात ही पार्टी की असल पोजीशन है। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ज़ाती हैसियत में दिए गए बयानात पार्टी पोजीशन या पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। इसके अलावा तीसरा मुहाज इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खोला हुआ है और कल इलेक्शन कमीशन के अरकान को खुली धमकी भी दी है कि हुकूमत में आकर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में इमरान खान और PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की और कल इस हवाले से अंदरूनी कहानी सामने आ गई थी, जिसके मुताबिक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के दौरान बानी PTI इमरान खान इलेक्शन कमीशन के बेंच पर शदीद बरहम हो गए और इक़्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की धमकी भी दे दी और ये भी कहा कि मैं तुम सबकी शक्लें भी पहचानता हूँ और नाम भी, इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। इमरान खान के इस रवैये पर इलेक्शन कमीशन के अरकान भी हैरान रह गए। यानी इमरान खान इदारों के साथ गुड कॉप बैड कॉप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पार्टी के कुछ रहनुमा पहले इदारों और शख्सियात पर एतमाद का इजहार करते हैं, उनसे इंसाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की तवक्को जाहिर करते हैं और किसी से भी लड़ाई ना होने का ऐलान करते हैं, मगर फिर उसी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा किसी ना किसी इदारे पर या शख्सियात पर तनकीद कर देते हैं या फिर खुद इमरान खान तनकीद कर देते हैं। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका पर हालिया तनकीद और इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील ना होने की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है या फिर वो जानबूझकर सोची समझी पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे हैं? अदलिया के साथ भी क्या सोची समझी पॉलिसी के तहत गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी रखे हुए हैं? अमेरिका का एक तरफ कुछ रहनुमा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान बरतानवी जरीदे में अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी हुकूमत गिरने की एक वजह बता रहे हैं। पहले रूस का दौरा करार देते थे, अब उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने की बात कर रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं और इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।